कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शेरगिल ने बाहर आकर दरवाज़ा खोला तो उसके सामने रॉनी अपने हाथ में पेपर बैग लिए खड़ा था। वो उसे देखकर हैरान रह गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? शेरगिल हैरान होकर बोला, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रॉनी उसके घर आ सकता है। मधु ने बुलाया, रॉनी ने अपने कंधे उचकाकर जवाब दिया और शेरगिल को थोड़ा सा साइड करके अंदर आ गया। शेरगिल अभी भी दरवाजे पर खड़ा होकर हैरानी से देखता ही रह गया। हेलो, एक मिनट, ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शेरगिल ने दरवाज़ा बंद किया और रॉनी को घूरते हुए पूछा। फ्रेश चिकन। बिना चिकन के चिकन बिरयानी और बटन चिकन कैसे बनेगा? ये सब छोड़ो यार, और ये बताओ किचन कहाँ है? रॉनी ने पूछा। तभी उसके कानों में मधु की आवाज़ पड़ी। लेफ्ट साइड में तीसरा किचन रूम है, आजा। मधु की आवाज़ सुनकर रॉनी ने शेरगिल को इग्नोर किया और किचन में चला गया। शेरगिल भी किचन की तरफ बढ़ा, तभी उसके कानों में फिर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। इस बार उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने ऋषभ खड़ा था और उसके हाथों में एक छोटा सा कार्टून बॉक्स था। अब तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरे हाथ में क्या है? शेरगिल ने दोनों हाथ बांधकर उसे घूरते हुए पूछा। चिल्ड बियर, मधु ने कहा था लाने के लिए। बिरयानी के साथ बियर कॉम्बिनेशन, वाह, मज़ा ही आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गए। साइड हट, मुझे अंदर तो आने दे। ऋषभ ने उसे साइड किया और वो भी अंदर आकर किचन की तरफ बढ़ गया। शेरगिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके घर में चल क्या रहा है। उसने फिर से दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही किचन की तरफ बढ़ा फिर से डोरबेल बजी। इस बार उसने गुस्से में आकर दरवाज़ा खोला, पर कुछ उल्टा सीधा बोलता उससे पहले ही उसके सामने छवि दिखी, जिसे देखकर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? आइसक्रीम है फ्यूचर जीजू, रात के वक्त ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। और आप हटो ना, दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे सवाल जवाब करोगे क्या? मुझे अंदर तो आने दो। छवि ने भी उसे साइड किया और अंदर आ गई। शेरगिल को तो अब सच में गुस्सा आने लगा था। ये हो क्या रहा है? उसने दरवाजे के बाहर अपना सर निकाल कर इधर उधर देखा कि अब कोई बच तो नहीं गया। फिर उसने दरवाज़ा बंद करके जैसे ही अंदर आया फिर से डोरबेल बजी। अब कौन आ गया? उसने गुस्से में झल्ला कर कहा और दरवाज़ा खोला तो सामने जिया मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने जिया को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम अपने साथ क्या लेकर आई हो? अपने खड़ूस हस्बैंड को। जिया ने युवराज की कलाई पकड़कर अपने पीछे से सामने किया और उसकी बातों को सुनकर युवराज उसे गुस्से में घूरने लगा और शेरगिल की हंसी छूट गई। तुम दोनों भी आ जाओ, और कोई तो नहीं बचा, या फिर से मुझसे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा? शेरगिल ने दोनों को अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जिया किचन की तरफ बढ़ी, पर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए पीछे पलटी और शेरगिल से बोली, क्या अंबर अभी तक नहीं आया? अंबर का नाम सुनते ही युवराज का खून खौल उठा। वो जिया को घूरते हुए बोला, अगर वो यहाँ आया तो दोबारा अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगा। उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर जिया हंसते हुए बोली, मैं बस मजाक कर रही हूँ। वैसे भी जो आपने किया है उसके बाद वो यहाँ तो क्या आपके सामने भी नहीं आने वाला। इतना बोलकर जिया वहां से किचन में चली गई। शेरगिल और युवराज भी उसके पीछे किचन में आ गए। अटेंशन गाइस, आज डिनर हम सब मिलकर बनाएंगे, सो सब कोई बता दो कौन क्या क्या करने वाला है। छवि बेलन को लेकर अपने मुंह के पास बिल्कुल माइक के स्टाइल में लगाकर अनाउंसमेंट करते हुए बोली, मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सब अपना अपना देख लो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। युवराज ने कहा और किचन से बाहर आ गया। युवराज के बाहर जाते ही जिया ने कुछ सोचकर मधु को कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझते ही मधु ने शेरगिल से कहा, शेरगिल हम तीनों यहाँ देख लेंगे, एक काम करो तुम भी बाहर चले जाओ। हाँ शेरगिल भैया, आप बाहर चले जाओ, वैसे भी हम तीनों तो हैं ही, सब मैनेज कर लेंगे। और ऋषभ आप भी बाहर चले जाओ, जिया ने कहा। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी बाहर हाल में आकर युवराज के पास बैठ गए। जब वो तीनों चले गए तो मैं यहाँ क्या करूँगा? गर्ल्स गैंग के बीच मैं भी बाहर चला। रॉनी बाहर जाने लगा पर जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओफो भैया, कुछ तो समझा करो, मैंने जानबूझकर उन्हें बाहर भेजा ताकि तीनों एक साथ बैठकर अपने बीच के सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें
और फिर से सारे गिले शिकवे भूल कर पुराने दिनों की तरह दोस्त बन जाएं। आप उसमें जाकर क्या करोगे? आप यहाँ रुको और छवि के साथ मिलकर आटा गूंथने में मदद करो। जिया ने उसे खींचकर छवि के बगल में खड़ा कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, चल छवि, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। चारों मिलकर डिनर की तैयारियों में लग गए और बाहर युवराज, ऋषभ और सेलगिर बैठकर बातें कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद चारों बाहर हैं और वहीं हाल में लगे सोफे पर सबके साथ बैठ गए। इतनी जल्दी डिनर करने का किसी का भी प्लान नहीं था, इसलिए सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। जिया वहाँ से उठी और अपने साथ साथ छवि और मधु को कुछ इशारा किया और तीनों एक साथ छत पर चले गए। लगभग आधे घंटे बाद उसने युवराज को कॉल करके सबको छत पर बुलाया। जब सब छत पर गए तो वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं और मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाह। छत के किनारे पर बड़ा सा टेबल रखा था और उसके आसपास सबके लिए चेयर रखी हुई थी। टेबल पर बहुत ही खूबसूरती से छोटे छोटे कैंडल से सजाया गया था और उसी के बीचों बीच गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। वहीं छत के दूसरे किनारे पर एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का गोल गद्दा लगा हुआ था और उसके ऊपर से चारों तरफ सफ़ेद पर्दों से घिरा हुआ था, जिसके ऊपर से छोटी छोटी टिमटिमाती हुई लाइटों से डेकोरेट किया गया था। छत के बाकी हिस्सों को भी बहुत ही खूबसूरती से कैंडल और बैलून से सजाया गया था और साथ साथ कुछ बैलून जमीन पर भी इधर उधर बिखरे हुए थे। कुल मिलाकर वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। खास करके चाँद की हल्की रोशनी में वो सजावट और भी ज़्यादा फब रही थी। अरे यार, कोई तो तारीफ करो, इतनी मेहनत से हम तीनों ने डेकोरेट किया और आप सब बस मुंह खोले देखे जा रहे हो। कम से कम ये तो बोल दो, अच्छी है या बुरी? जिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, फैबुलस। सच में जिया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कहीं पिकनिक पर आए हों। घर पर ही तुमने हम सबको पिकनिक वाला फील दिला दिया। शेरगिल खुश होकर बोला और आगे बढ़कर जिया को गले लगा लिया। आपको पसंद आया? इतना ही काफ़ी है भैया। अब आप ना ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, वरना जब सैड होते हो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आई नो, जो भी हुआ उसकी वजह से आज आप सुहाना को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे होंगे और ख़ुद को अकेला भी फील कर रहे होंगे। मैं आपके अकेलेपन को दूर तो नहीं कर सकती, पर हाँ, इतना ज़रूर यकीन दिला सकती हूँ कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। आपसे सुहाना की जगह नहीं मांग रही, पर कम से कम आप मुझे अपनी छोटी बहन तो मान सकते हो। और फिर आपके पास ये आपकी होने वाली फ्यूचर बीबी भी तो है। और मैं आपकी साली। छवि मुस्कुराते हुए अपना हाथ खड़ा करके बोली। और हम दोनों तेरे दोस्त और भाई दोनों हैं। युवराज और ऋषभ दोनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर करके कहा। और मुझे भी आप अपना छोटा भाई समझ लेना। लास्ट में रोनी ने भी अपना हाथ ऊपर करके कहा। और बड़ी दादी भी तो हैं। बताओ, इतनी प्यारी फैमिली आपकी, फिर भी खुद को अकेला बोलते हो। इज़ नॉट फेयर भैया। शेरगिल थोड़ा इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में हल्की नमी छाने लगी। उसने मुस्कुराते हुए सबको देखा और अपनी बाहें फैला दी। सब एक साथ आकर उसके गले लग गए। अच्छा, अब बहुत हो गया मेल मिलाप, चलो डिनर करते हैं। ऋषभ सबको उससे अलग करते हुए बोला और डिनर टेबल की तरफ बढ़ने लगा, पर पीछे से जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी डिनर कौन करता है? अभी तो 9 ही बजे हैं। मुझे अभी भूख नहीं लगी। चलो पहले कुछ खेलते हैं, उसके बाद डिनर करेंगे। जिया ने मासूमियत से कहा और उसकी बात सुनकर सब उसको देखने लगे। ओके चलो, पर खेलना क्या है? ऋषभ ने पूछा। जिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास एक आइडिया है, पहले चलो तो सही। उसने सबको दूसरे साइड लगे गद्दे पर बैठने का इशारा किया और सब आकर वहां पर गोल बनाकर बैठ गए। देखो, मैं सबको 4-4 पर्ची दूंगी। सबको उस पर कोई भी डेयर लिखना है और उसे फोल्ड करके इस बड़े से बाउल में रख देना। उसके बाद हम में से कोई इस बोतल को गोल घुमाएगा और बोतल जिसके तरफ रुकेगी वो इसमें से एक लेटर उठाएगा और उसमें जो लिखा होगा उसे वो करना होगा। समझ गए सब? जिया ने गेम के सारे रूल एक्सप्लेन किया और सबको देखने लगी। ये तो ट्रूथ और डेयर जैसा है ना? छवि एक्साइटेड होते हुए पूछी। हाँ, उसी के जैसा है, बट इसमें ट्रूथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेयर होगा। ये लो सब अपने अपने लेटर और अच्छा अच्छा डेयर लिखो। जिया ने सबको पर्ची दे दी।
सबने अपनी मर्जी से उसमें डेयर लिखकर बाउल में डाल दिया। ओके लेट्स स्टार्ट। बोतल सबसे पहले मैं घुमाऊंगा। शेरगिल ने बोतल लिया और बीच में रखकर उसे गोल घुमा दिया। बोतल के घूमने के साथ ही सबकी धड़कनें धक धक कर रही थी। ये क्या? बोतल जाकर शेरगिल के सामने रुकी। ये लो, सबसे पहले मैं ही फंसा। शेरगिल ने बाउल से एक लेटर निकाला और उसे खोल कर देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। पेपर डांस विथ पार्टनर, शेरगिल ने खुश होकर चिल्लाते हुए कहा और खड़ा होकर अपना हाथ मधु के सामने बढ़ा दिया। इसकी तो निकल पड़ी, ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला और म्यूजिक प्ले कर दिया। छवि ने पेपर लाकर सेंटर में रखा और दोनों पेपर पर खड़े होकर अपना अपना पोजीशन ले लिया। मधु ने अपने एक हाथ शेरगिल के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ से शेरगिल के हाथों में थी। वहीं शेरगिल के हाथ मधु के कमर पर था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ओ यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। म्यूजिक के बदलते हर बीट के साथ पेपर फोल्ड होकर छोटा होता जा रहा था और लास्ट में शेरगिल ने मधु को अपनी बाहों में उठा लिया। डांस खत्म हुआ। शेरगिल ने मधु को नीचे उतार कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे को चूम लिया। ओए मजनू, माना कि रोमांटिक सॉन्ग के साथ तेरे जज्बात भी बह रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू सबके सामने कुछ भी करेगा। जरा शर्म कर और आकर चुपचाप यहाँ बैठ जा। शादी के बाद कर लेना रोमांस, ऋषभ ने कहा और एक पिलो उठाकर शेरगिल को फेंक कर मारा। शेरगिल ने पिलो को कैच कर लिया और मधु हाथ पकड़कर वापस आकर बैठ गई। बोतल एक बार फिर गोल घूमी और उसी के साथ सबकी धड़कनें धक धक करने लगी और इस बार बोतल जाकर युवराज के सामने रुकी। युवराज ने अनमने ढंग से बाउल से एक लेटर निकाला और जैसे ही खोल कर पढ़ा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ युवराज भाई, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा क्या लिखा है उस लेटर में, ज़रा हम भी तो देखें। मधु ने अपना हाथ युवराज की तरफ बढ़ाकर उसके हाथ से लेटर लेना चाहा, पर युवराज ने लेटर को फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लिया और सबको देखते हुए बोला, इसमें लिखा है कि अपने पार्टनर की एक ऐसी आदत बताओ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। सच में यही लिखा है ना, या फिर कुछ और है? जिस तरह से आप लेटर छुपा रहे हो हमें तो डाउट हो रहा है। छवि अपनी आंखों को गोल गोल घुमाकर बोली, जिस पर युवराज उसे घूरते हुए बोला, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, और वैसे भी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो युवराज आहूजा ना कर सके। अच्छा तो फिर बताओ, जिया की कोई एक ऐसी आदत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? इस बार रोनी ने पूछा। युवराज जिया की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से बोला, आदत का तो पता नहीं, पर मुझे अपनी लाइफ पार्टनर की मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए मैं सारी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख सकता हूँ। ओए होए, घी के लड्डू बंटवाओ गाँव वालों, बीबी के प्यार में पड़कर हमारे युवराज बाबू बदल रहे हैं। जो कल तक गुस्से की दुकान थे आज रोमांस का समंदर बने घूम रहे हैं। शेरगिल जोर से चिल्लाकर बोला, जिस पर युवराज ने अपनी नजरें जिया से हटा दी और वहीं पास में रखे कुशन उठाकर जोर से शेरगिल के मुंह पर मार दिया। चुप कर साले, वरना बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। चल बोतल फिर से घुमा। युवराज उसे घूरते हुए बोला, पर किसी ने भी उसके गुस्से को सीरियसली नहीं लिया, उल्टा उन दोनों को चिढ़ाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगे। इसी के साथ बोतल एक बार फिर घूमी और इस बार बोतल आकर छवि के सामने रुकी। वाओ इट्स माय टर्न। छवि ने एक्साइटेड होकर जल्दी से एक लेटर उठाया और जैसे ही खोल कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिनिश अ बोतल ऑफ बियर इन वन गो। इसमें लिखे डेयर को पढ़कर छवि का मुंह उतर गया। वो सबको देखते हुए बोली, मुझसे एक सांस में बियर की बोतल नहीं ख़त्म की जाएगी। सॉरी डियर, बट रोल इज़ रोल, तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। ऋषभ ने अपनी साइड में रखे बियर की बोतल को खोलकर छवि के सामने रख दिया। नाउ फिनिश इट। पर मैं, छवि ने कुछ बोलना चाहा, पर जिया उसे बीच में टोकते हुए बोली, क्या यार छवि, तूने तो मेरा नाक कटवा दिया। तुझसे एक बियर की बोतल ख़त्म नहीं होती। तुझे पता है मैं और जान जब भी एक साथ बैठते थे तो 2-3 बोतल तो मैं ऐसे ही देख लेती थी, और जान का तो पूछो ही मत। वो जब ज़्यादा इमोशनल होती थी तो कम से कम 4 बोतल तो। वो अपनी बात बोलते बोलते रुक गई और सबके चेहरे को देखने लगी, क्योंकि सब अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके मुंह खोले हुए उसे घूरे जा रहे थे
और स्पेशली युवराज, वो तो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। गुड़िया, तुम ड्रिंक करती हो? रोनी ने पूछा। और वो भी 1, 2, 3 बियर की बोतल ख़त्म कर देती हो? मधु हैरानी से बोली। और ये जान कौन है? लास्ट में युवराज ने पूछा। उन सबके सवालों को सुनकर जिया ने अपना माथा पीट लिया और मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, हो गया स्यापा। जिया, तू ना 1 नंबर की गधेड़ी है, गधेड़ी। एक भी बात तेरे पेट में नहीं पचता, डम्बो कहेगी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम ड्रिंक करती हो? और ये जान कौन है? युवराज ने गुस्से में एक बार फिर पूछा। ओफो, हर बार आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं वाइन नहीं पीती, मैं तो सिर्फ बियर ही पिया करती थी, जान को कंपनी देने के लिए। और जान मेरी किसी बॉयफ्रेंड का नाम नहीं है, मेरी बेस्टी का नाम है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जान बुलाते हैं। मिल गया आप सबके सवालों का जवाब। जिया ने झल्लाकर जवाब दिया और उसके जवाब को सुनकर सब सेटिस्फाइड हो गए। पर युवराज अभी भी उसे घूर रहा था। ऐसे क्यों घूर रहे हो? आपकी आंखों में दर्द हो जाएगा। पहले गेम कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितना मुझे घूरना हो घूर लेना। जिया ने युवराज के चेहरे को पकड़कर सामने घुराया। अब सब छवि को देख रहे थे, जो अपने हाथों में बियर की बोतल लिए अजीब अजीब सा मुँह बना रही थी। हे भगवान, बचा लेना मुझे। छवि ने मासूम सा शक्ल बनाकर ऊपर देखा और आंखें बंद करके एक बार में बियर की बोतल अपने मुंह में लगाकर एक ही सांस में पूरा बियर गटक गई। सब हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखने लगे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो कितनी नौटंकी कर रही थी, अब एक ही बार में पूरा का पूरा बोतल खाली कर दिया। बियर पीने के बाद छवि का सर गोल गोल घूमने लगा। उसे अपने सामने हर कोई दो दो दिखाई दे रहा था। एक बार फिर बोतल घूमी और इस बार बोतल घूमते हुए आकर जिया के सामने रुकी। जब जिया ने उसमें से लेटर उठाया तो उसमें लिखा हुआ था, सिंग अ रोमांटिक सॉन्ग फॉर योर लवर। जिया ने उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर सबको सुनाया। मुझे इस सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कभी छोड़ तो ना दोगे। इस गाने के बोल बोलते समय जिया की नज़रें बराबर से युवराज पर टिकी हुई थी, जैसे वो आंखों ही आंखों से उसे बयां कर रही थी कि वो सिर्फ गाना नहीं गा रही, बल्कि अपने दिल की हर एक फीलिंग को युवराज के सामने रख रही है। सीने से लगा के रखना धड़कन की तरह हरदम, मेरे इश्क रूहानी तुमसे, सुन जज्ब मेरे हमदम। दिल बोल रहा है तुमसे, सांसों में उतर जाओ, जितना तुम्हें चाहूँ मैं उतना मुझे तुम चाहो। गाना खत्म करके वो एकटक युवराज की आंखों में देख रही थी और युवराज उसकी आंखों में। तभी उन दोनों के कानों में सबके ताली बजाने की आवाज़ पड़ी, जिससे दोनों ने अपनी नज़रें एक दूसरे से हटा ली। एक बार फिर से बोतल घुमा और घूमते हुए इस बार ऋषभ के सामने रुकी। ऋषभ ने एक लेटर निकाला तो उसमें लिखा था, प्रपोज एनीवन। ये क्या है? मैं कैसे किसी को प्रपोज करूं? यहाँ तो मेरा कोई पार्टनर है ही नहीं, ऋषभ ने मुंह बिचका कर कहा। इसमें सिर्फ ये लिखा है ना प्रपोज करना है, इसमें ये थोड़ी ना लिखा है अपने पार्टनर को ही प्रपोज करना है। जिया ने कहा तो सबने अपनी नज़रें जिया पर टिका दी। जिया के बातों का मतलब समझते हुए रोनी ने जल्दी से ऋषभ का फ़ोन लिया और बोला, मैं इसमें से किसी अननोन नंबर पर कॉल करता हूँ, अगर कोई लड़का उठाए तो आप उसे बिना रुके 10 गालियाँ दोगे, और अगर किसी लड़की ने उठाया तो आप उसे प्रपोज करोगे और 2 मिनट तक उसका जो रिएक्शन होगा वो सुनोगे, तभी कॉल कट करोगे। वाट? नो नो नो, मैं ऐसे किसी को प्रपोज कर दूं? अगर कोई आंटी हुई तो? ऋषभ मना करने लगा, पर सबने मिलकर ज़बरदस्ती फ़ोन लगा दिया। घंटी जा रही थी और ऋषभ के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। जैसे ही उधर से कॉल रिसीव हुई, दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो। लड़की की आवाज़ सुनते ही सब ऋषभ को मुस्कुराते हुए देखने लगे और बेचारा ऋषभ, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। उसने अपने आप को शांत किया और जल्दी से बोला, आई लव यू। जवाब में दूसरी तरफ से जो उस लड़की ने कहा उसे सुनकर सब अपनी मुँह दबाकर हंसने लगे। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। दूसरी तरफ से उस लड़की की गुस्से भरी आवाज़ आई, आई लव यू। ऋषभ ने फिर से कहा, जिसके बदले वो लड़की गुस्से में बोली, अबे गधे, अकल से पंगु, दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? ऐसे कैसे किसी को प्रपोज कर रहा है तू? बेटा तू अपना नाम बता, मिलकर तुझे अच्छे से धुलाई ना कर दी तो मैं भी अपने पापा की बेटी नहीं। निशाचर, धरती का बोझ, तुझ जैसे लड़कों की वजह से हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है।
कमीने, अभी के अभी अपना लोकेशन भेज, मैं अभी वहाँ आकर तेरी आशिकी का भूत उतारती हूँ। वो लड़की नॉन स्टॉप गालियाँ दिए जा रही थी। ऋषभ ने जल्दी से रोनी के हाथ से फ़ोन छीनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ सब खिलखिलाकर हंस पड़े, पर जिया इन सब से बेखबर किसी और ही सोच में गुम थी। ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ जानी पहचानी हो। ऋषभ और जिया ने एक साथ कहा और एक दूसरे को देखने लगे और उसी के साथ बाकी सब उन दोनों को। हाँ, पर कहाँ? ऋषभ कुछ सोचने लगा। अच्छा चलो छोड़ो, मैं फिर से बोतल घुमाता हूँ, मेरा चांस तो आया ही नहीं, रोनी ने कहा और फिर से बोतल घुमाया। लेकिन फिर से बोतल जिया पर आकर रुकी। उसने एक लेटर उठाया तो उस पर लिखा था आंसर एनी 3 क्वेश्चन। चलो भाई पूछो, किसको पूछना है? जिया ने कहा और टकटकी बांधकर सबको देखने लगी। कोई ऐसा एक वर्ड जो तुम युवराज को कभी नहीं बोलना चाहोगी? ऋषभ ने पूछा। जिया ने एक बार युवराज को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, इनका नाम। मैं कभी भी इनका नाम लेकर इन्हें नहीं पुकारना चाहूँगी। अगर कभी तूने युवराज भाई को उनके नाम से पुकारा तो? मधु ने पूछा। तो समझ लेना उस दिन हम दोनों के बीच इतनी बड़ी खाई आ चुकी है जिसे पार करना हम दोनों के लिए मुश्किल होगा। जिया कुछ सोचकर बोली। युवराज ने उसकी बाँह पकड़ी और अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में झांकते हुए गुस्से में बोला, कभी कभी तुम्हें हो क्या जाता है? अचानक से इतना खुश रहती हो, अचानक से इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? और क्यों आएगी हम दोनों के बीच में दूरियां? हाँ बोलो, होंगे क्यों हम एक दूसरे से दूर? युवराज ने यह सब इतने गुस्से में चिल्लाकर पूछा कि जिया के साथ साथ सब सहम गए। युवराज, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, उसने बस ऐसे ही बोल दिया होगा। शेरगिल उसे समझाते हुए बोला, पर युवराज की नज़रें अभी भी जिया पर ही टिकी हुई थी। अगर आपको ऐसा लगता है मैं आपको सॉरी बोलूँगी तो अब भूल जाओ, क्योंकि सच्ची मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊँ। मुझे आपको मिस्टर खड़ू सकड़ू यही सब बोलना अच्छा लगता है। और जिस दिन मैंने आपको आपके नाम से पुकारा तो उस दिन आप समझ लेना आपने अपनी बेबी गर्ल को खो दिया है। ना जाने इस वक्त जिया के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिसे सोचकर वो अनाप शनाप बोले जा रही थी, और उसकी ये बातें जाने अनजाने युवराज को काफ़ी हद तक गुस्सा दिला रही थी। बंद करोगे, मुझे भूख लगी है। युवराज ने जिया का बाजू छोड़ा और गुस्से में उठकर चला गया। तुम जानती हो ना, उसका गुस्सा बुलबुले की तरह है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। तुम उदास मत हो, शेरगिल ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, और वो भी उठकर चला गया। एक एक करके सब वहाँ से चले गए। मधु ने भी जिया को गले लगाया और प्यार से बोली, तू ऐसी बातें क्यों करती है जिससे युवराज भाई गुस्सा हो? वो तुझसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी तू ऐसी बातें बोलती है। पता नहीं यार, कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, बस दिल में आया और मैंने बोल दिया, सॉरी। जिया मायूस होकर बोली, जिस पर मधु ने प्यार से उसके चेहरे को अपनी हथेली में थाम कर कहा, ये सॉरी मुझे नहीं, अपने मिस्टर खड़ूस को बोल, शायद उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। वो दोनों भी उठकर डाइनिंग टेबल के पास आ गए। सब ने चुपचाप अपना अपना खाना खत्म किया और एक एक करके नीचे चले गए। युवराज भी नीचे जाने लगा, पर पीछे से जिया ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। युवराज ने उससे अपनी कलाई छुड़ाई और फिर से जाने लगा। इस बार जिया उसके आगे आकर खड़ी हुई और अपने दोनों कान पकड़कर बोली, आई एम सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज के बाद से मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलूँगी जो आपको हर्ट करे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी सॉरी। युवराज ने उसे घूर कर देखा और उसकी दोनों बाह पकड़कर दीवार से सटा दिया। जिया चुपचाप अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए युवराज को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यू नो वेरी वेल मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर एक पल के लिए भी तुम मुझसे दूर हुई तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। खड़ूस। युवराज के आगे बोलने से पहले ही जिया अपने पंजे पर उचक कर उसकी बोलती बंद कर दिया। युवराज ने उसके चेहरे पर देखा जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। वो समझ पा रहा था युवराज के सांसें रुकने वाली बात से जिया गुस्सा हो गई। दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे और इस किस में ही अपना गुस्सा निकाल रहे थे, इस बात से अनजान कि दूर खड़ा कोई ना जाने कितनी देर से उन दोनों की हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए है। खास करके जिया के चेहरे पर आते जाते हर एक एक्सप्रेशन और उसकी बात करने के तरीके पर।
इधर ऋषभ फुल स्पीड में हाईवे पर कार दौड़ा रहा था। वो कानों में ब्लूटूथ लगाए किसी क्लाइंट से बातें करते हुए कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक कोई सामने से दौड़ते हुए आकर उसके कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अचानक ऋषभ ने ब्रेक लगा दी और जल्दी कार से बाहर आया। उसने देखा गाड़ी से 3-4 कदम की दूरी पर कोई बेहोश गिरा हुआ है। अंधेरा काफ़ी था जिसकी वजह से ये कह पाना मुश्किल था वो लड़की है या लड़का। ऋषभ अभी एक कदम आगे बढ़ा कि सामने से 3-4 लड़के दौड़ते हुए वहां आए जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं। वो रही लड़की, पकड़ो। उनमें से एक लड़का कार के सामने गिरी हुई लड़की को देखकर चिल्लाया और वो तीनों उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। उन लड़कों को देखकर ही ऋषभ समझ चुका था कि माजरा क्या है। वो लड़के उसे छू पाते उससे पहले ही ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, अगर एक बाप की औलाद है तो इसे छू कर बता। स्ट्रीट लाइट हल्की पीली रोशनी उन सब के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उन सब के चेहरे हल्का पीला रंग के दिखाई दे रहे थे। ऋषभ को देखकर उन लड़कों ने एक बार नीचे गिरी हुई लड़की को देखा और बिना कुछ कहे वहां से भाग गए। ये आजकल की जनरेशन को भी पता नहीं क्या हो गया है, बस सबके दिमाग में हवस भरा पड़ा रहता है। अकेली लड़की देखी नहीं कि कमीने अपना रंग दिखाने लगते हैं। वो बड़बड़ाते हुए झुका और उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर कार में बैठा दिया। उसके काले लंबे बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे जिसकी वजह से ऋषभ ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार अपने घर की तरफ दौड़ा दिया। इधर जिया युवराज से अलग हुई और अपना सर उसके सीने पर टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। युवराज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और हल्के हाथों से उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, जो तुम्हारे बस में नहीं होता वो करती क्यों हो? हाँ तो आपकी बकवास सुनती क्या मैं? जिया अपनी तेज चलती सांसों को काबू करते हुए तुनक कर बोली, जिस पर युवराज उसे हैरानी से देखने लगा। सीरियसली मैं बकवास कर रहा था? जी हाँ, सीरियसली आप बकवास ही कर रहे थे। पता है जब आपने वो बात करी तो मन तो किया आपको थप्पड़ लगा दूं, पर नहीं लगा सकती ना, बड़े हो आप मुझसे इसलिए किस कर लिया। उसने आखिरी शब्द धीरे से कहा, लेकिन फिर भी युवराज ने सुन लिया। वैसे चुप कराने का ये आइडिया कुछ ज़्यादा ही बेस्ट है। अगर अगली बार मैं तुम्हारे चप्पड़ चप्पड़ से पक जाऊं तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही चुप करा दूं। युवराज उसके गालों को छूकर शरारत से बोला, जिस पर जिया शर्मा कर उसकी बाहों में छुप गई। आपने झूठ क्यों कहा सबसे? जिया उसके सीने से अपना चेहरा हटाकर उसे देखते हुए पूछी। क्या झूठ बोला मैंने? यही कि आपके लेटर में ये लिखा था कि आप अपने पार्टनर की एक ऐसी आदत बताओ जो आपको बहुत पसंद हो। तो इसमें मैंने क्या झूठ कहा? जो लिखा था वही तो बताया। अच्छा जी, मैं अच्छे से जानती हूँ जब भी आप झूठ बोलते हो तो किसी से नज़रें नहीं मिलाते। चलो अब सच्ची सच्ची बताओ क्या लिखा था उसमें? जिया उसे आंखें दिखाते हुए पूछी तो युवराज मुस्कुराते हुए बोला, सच में जानना चाहती हो? हाँ तभी तो पूछ रही हूँ ना, दिखाओ। जिया ने अपनी एक हथेली आगे की तो युवराज ने वो चिट निकाल कर उसके हाथों पर रख दिया। जिया ने एक्साइटेड होते हुए चिट खोला और जोर से पढ़ते हुए बोली, इसमें लिखा है कि लिप किस वी। इतना बोलकर वो चुप हो गई और अपनी आंखों को जोर से बंद करके अपने निचले होठ को दांते तले चबा लिया। क्या हुआ? पढ़ो। जिस तरीके से तुम बोल रही हो उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती थी कि मैं सबके सामने तुम्हें साथ वही करूं। युवराज ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिस पर जिया और भी ज़्यादा शर्मा गई और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर धक्का देते हुए बोली, वो मुझे नींद आ रही है, हटो। ऐसे कैसे सोना? पहले मैं अपने डेयर तो पूरा कर लूं। युवराज ने उसके दोनों कलाई पकड़कर उसके कमर के पीछे मरोड़ दिया और उसकी तरफ झुकने लगा। जिया ने खसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। युवराज उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके होठों के बिल्कुल करीब आ गया, लेकिन वो उसे किस करता उससे पहले ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो एक झटके में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई था वहाँ पर जो उन दोनों को देख रहा हो। वो जिया से अलग हुआ और आसपास देखने लगा। जब जिया को उससे दूरी का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो युवराज सच में इस वक्त उससे 2-3 कदम की दूरी पर था और वो दूसरी तरफ इधर उधर देख रहा था। क्या हुआ मिस्टर खड़ूस, किसे ढूंढ रहे हो? जिया पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछी।
नथिंग स्वीटू। युवराज पीछे मुड़ा और जिया के कमर पर हाथ रखकर फिर से उसे अपने करीब खींच लिया। ओफो, अब तो रहने दो, चलो ना, मुझे नींद आ रही है, जिया ने मुंह बनाकर कहा। अपना डेयर तो मैं कंप्लीट करके रहूँगा स्वीटू। इतना कहकर युवराज ने उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे रूम में लेकर आया। युवराज उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त कश्मीरी सेव की तरह लाल हो चुका था। शर्म से कहो या झिझक से, वो अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। युवराज ने उसे जैसे ही बेड पर लिटाया, जिया ने पिलो उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया। उसकी क्यूट सी हरकत देखकर युवराज को हंसी आ गई। उसने पिलो उसके हाथ से छीनकर बेड के दूसरे साइड फेंका और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम मुझसे इतना कब से शर्माने लगी? हटो मेरे पास से, आप ना एक नंबर के दुष्ट हो, जब देखो तब मुझे परेशान करते रहते हो। जिया उसके सीने पर हाथ रखकर अपने ऊपर से धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर युवराज टस से मस नहीं हुआ। उल्टा वो उसके और करीब झुककर उसके नाक को खींचते हुए बोला, अभी तुमने मेरी दुष्टता देखी कहाँ है सोना? एक बार दोबारा शादी हो जाए फिर अच्छे से दिखाऊंगा। उसकी बातें सुनकर जिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बढ़ाकर हैरानी से उसे देखने लगी। युवराज ने प्यार से उसके गालों को छुआ और उठकर वॉशरूम में चला गया। ये पागल हो गए हैं क्या? इतनी क्यूट बच्ची पर इतना जुल्म कौन करता है? वो अपने सर पर हाथ मारकर बोली और जल्दी से ब्लैंकेट में घुसकर सो गई। इधर युवराज जैसे ही वॉशरूम में आया, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो किसी को कॉल करके बोला, वेयर इज माइकल? बॉस, वो तो आउट ऑफ कंट्री है, इनफैक्ट अभी न्यूयॉर्क की जेल में बंद है। आप ही ने तो उसके खिलाफ सबूत जुटाकर वहाँ के पुलिस को भेजा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जिसे सुनकर युवराज के माथे पर बल पड़ गया। उसने अपनी उंगली को अपने माथे पर मलते हुए कहा, आई एम 100% श्योर वो वहाँ से भाग चुका है। मुझे कल सुबह तक माइकल के हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिया की सिक्योरिटी डबल करो और हाँ, मुझसे रिलेटेड हर एक इंसान के पीछे मेरे सीक्रेट गार्ड लगाओ। यस बॉस, मैं भी सब अरेंजमेंट करता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ऋषभ ने उस लड़की को लाकर अपने बेड पर लेटा दिया। उसने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और जैसे ही उसके चेहरे को देखा तो वो हैरान रह गया। ये तो वही है जो उस दिन मुझसे भिड़ी थी। ओ गॉड, जिस तरह से उस दिन इसने मुझे तेवर दिखाए थे, उसके बाद तो मैं सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये मुझे इस हालत में कभी मिलेगी। ऋषभ ने अपने ख्यालों को झटका और कबर्ड से टी शर्ट निकाल कर उसके पास लाकर रख दिया। फिर उसने फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ कर लाकर वहीं पर रख दिया और अपने दोनों हाथ बांधकर उसे घूरने लगा। अब चेंज कैसे करूं मैं इस मेंटल के कपड़े? कहीं ये लड़की मुझे गलत ना समझ ले, पर चेंज तो करना पड़ेगा। इसे इतने सारे चोट लगी है और कपड़ों की भी धूल मिट्टी लगा हुआ है। अगर चेंज नहीं किया तो इसके जख्मों में इन्फेक्शन हो जाएगा और आगे चलकर इसे ही प्रॉब्लम होगी। ऋषभ खुद से बोला और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दिया। उसने उस लड़की को धीरे से उठाकर अपने कंधे से उसका सर टिकाया और अपनी आंखें बंद करके उसके कपड़े चेंज करके अपना टी शर्ट पहना दिया। कपड़े चेंज करने के बाद उसने कमरे की लाइट्स ऑन की और अपने हाथों में ऑइंटमेंट लेकर उसके कंधे के जख्मों को साफ करके लगा दिया। फिर उसके घुटनों पर लगे चोट को साफ करके वहां पर बैंडेज किया और उसके माथे पर लगे चोट को भी साफ करके बैंडेज लगा दिया। जब उसे तसल्ली हो गई कि वो लड़की एकदम ठीक है, तब जाकर वो वहाँ से उठा और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो नहाकर कपड़े चेंज करके आया और उसके सिरहाने बैठकर उसके चेहरे को देखने लगा। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें जिससे उसके लंबे पलकों की झालर में ढक रखा था, छोटी सी नाक, पतले गुलाबी होठ और उसके होठों के ऊपर राइट साइड में एक छोटा सा काला तिल, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने खुद उसे नज़र का काला टीका लगाकर भेजा हो। कुल मिलाकर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर ना जाने क्यों ऋषभ के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो वहाँ से उठकर जाने लगा, लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और नींद में ही बड़बड़ाते हुए टूटे फूटे अल्फाज में बोली, मम्मा मत जाओ मुझे छोड़कर। उस लड़की के बोले हुए इन 4 शब्दों को सुनकर ऋषभ के कदम वहीं पर जम गए, पर उसने जब उसके आगे के अल्फाज सुने तो ना जाने उसे अजीब सी बेचैनी कैसी हुई। कुड़ाल कुड़ाल मत जाओ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, कुड़ाल प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ।
आई लव यू कुणाल। वो लड़की नींद में ये सब धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन ऋषभ उसके हर एक बातों को साफ साफ सुन पा रहा था। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और प्यार से उस लड़की के गालों पर हाथ रखकर बोला, मतलब तुम भी मोहब्बत की मारी हो, पर अफसोस ना ही मैं तुम्हारा कुणाल हूँ और ना ही तुम मेरी सुहा। आगे के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए और उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपनी नज़रें साइड में घुमाई जहाँ पर सुहाना की फ़ोटो रखी हुई थी। उसकी फ़ोटो देखकर बोला, देख लो, ये मुझे अपना कुणाल समझ रही है। देखो नींद में कैसे बिहेव कर रही है, पर देखना जैसे ही उठेगी बिल्कुल खूंखार शेरनी बन जाएगी। इसके रंग तो मैंने पहले ही देख लिया है, इनफैक्ट झेल भी लिया है, बिल्कुल बावली है, पर जो भी कहो लड़की है बड़ी ज़बरदस्त। इतना कहकर ऋषभ ने उस लड़की के चेहरे से अपना हाथ हटाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा कर वहाँ से जाने लगा, पर फिर रुका और पीछे मुड़कर सुहाना की तस्वीर को देखते हुए बोला, अब तू ये मत कहना कि मैं इस पर चांस मार रहा हूँ, क्योंकि तू अच्छे से जानती है मेरा नेचर। जब तक मैं किसी से फ्लर्ट ना करूँ मुझे चैन नहीं मिलता, लेकिन पिछले 5 सालों से तेरा मजनू बना फिर रहा था। मैं वो कर रहा था जो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। इतना ज़्यादा बुरा बन गया था कि अपने दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद करने चला था। पर अब मैंने सोच लिया है, बिल्कुल पहले जैसा बनूंगा। इतने सालों में ना सही, पर अब तो फ्लर्ट कर सकता हूँ। इस पर चांस जरूर मारूंगा, चाहे ये मुझे मार मार कर भूत ही क्यों ना बना दे। वो ये सब मुस्कुराते हुए बोल रहा था, पर उसकी आंखों में छाई नमी ये बयां कर रही थी कि इस वक्त उसके दिल में कितना दर्द छुपा है। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर जाने लगा, पर दरवाजे के पास जाकर रुका और फिर से पीछे मुड़कर आया। उसने सुहाना की फ़ोटो उठाई और एक बार उस लड़की को देखा और फिर सुहाना की फ़ोटो देखकर बोला, मजाक कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के साथ कितना भी फ्लर्ट कर लूँ या चाहे किसी से फिर से प्यार क्यों ही ना कर बैठूँ, पर तेरी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। उसने सुहाना की तस्वीर को चूम लिया और एक बार उस लड़की को देखकर कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह जब उस लड़की की आंखें खुली तो उसने खुद को अनजान कमरे में पाया। वो अपना सर पकड़कर उठकर बैठ गई और अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखने लगी। ये तू कहाँ है मानुषी? वो लड़की खुद से बोली और उठकर धीरे से चलते हुए मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। जब उसने अपने कपड़े देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये मैंने क्या पहन रखा है? कल तो मैंने और कोई कपड़े पहने थे, फिर ये लॉन्ग टी शर्ट कहाँ से आया? वो टी शर्ट को देखकर बोली, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखकर याद करने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस उसे कुछ याद ही नहीं आया। वो कमरे से बाहर आई और पूरे घर को देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जितना खूबसूरत कमरा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उस कमरे के बाहर का नज़ारा लगा। वो आसपास लगे महंगे डेकोर और इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स को देखकर खुद से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी महल में घूम रही हूँ, लेकिन यहाँ रहता कौन है? वो खुद से बातें करते हुए नीचे आ चुकी थी, तभी उसके कानों में ऋषभ की रौबदार आवाज़ गूंजी, जिसने कहा, मैं रहता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मानुषी जल्दी से पीछे मुड़ी और अपने सामने खड़े ऋषभ को देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानुषी गुस्से में पूछी। मैंने ना तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है, मेंटल। मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे ही पूछ रही हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वाट, ये तुम्हारा घर है? मानुषी हैरान होकर बोली और इधर उधर देखने लगी। तभी उसे हाल में सुहाना की बड़ी सी तस्वीर देखी जिस पर फूलों का माला लगा हुआ था। यहाँ और कौन कौन रहता है? वो घबराते हुए बोली, क्योंकि उसे लगा था शायद ये किसी लड़की का घर है और उसने उसके कपड़े चेंज किए, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ गया था कहीं ऋषभ ने उसके कपड़े चेंज ना किए हो। यहाँ मेरे अलावा तुम्हें कोई और दिख रहा है? ऋषभ का जवाब सुनते ही मानुषी ने अपना सर पकड़ लिया। उसने अगले ही पल टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाया और जोर से ऋषभ की तरफ फेंक कर गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े चेंज करने की? अपने तरफ आ रहे फ्लावर पॉट को देखकर ऋषभ जल्दी से नीचे झुक गया और वो फ्लावर पॉट पीछे दीवार से टकराकर चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। ऋषभ ने गुस्से में मानुषी को कूटते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है? ऐसे कैसे किसी लड़की के कपड़े चेंज कर सकते हो तुम, वो भी बिना उसकी परमिशन के?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े चेंज करने की? मानुषी फिर से गुस्से में चिल्लाकर बोली और टेबल पर रखा हुआ दूसरा शो पीस उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। इस बार भी ऋषभ नीचे झुक गया और वो शो पीस पीछे दीवार से जाकर लगा और चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। व्हाट द हेल, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या तोड़फोड़ मचा रखा है? पहले मेरी बात तो सुन लो मेंटल। वो उसे समझाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ बढ़ा, पर वो लड़की उससे पीछे हट गई और सोफे पर रखा कुशन उठाकर उसको फेंक कर मारने लगी। तुम एक नंबर की बदतमीज और बेशर्म इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े चेंज करने की? मानुषी अपने सामने आने वाली हर एक चीज को उठाकर ऋषभ की तरफ फेंकते हुए उसे मार रही थी और ऋषभ उससे बचते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस पर उस लड़की ने बड़ा सा फ्लावर पॉट उठाया और जैसे ही उसकी तरफ फेंकने वाली थी, ऋषभ ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसकी कलाई को पीछे की तरफ मड़ोड़ कर बोला, स्टॉप इट, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं ही पागल हो गया था जो तुम्हारे जैसे मेंटल सिक की मदद करने चला था। अच्छा होता अगर मैं तुम्हें वहीं सड़क पर ही छोड़कर चला आता। उसकी बात सुनकर वो लड़की चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी छाने लगी। ऋषभ ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ खींचते हुए लाकर मिरर के सामने खड़ा कर दिया और उसके पीछे खड़ा होकर बोला, देखो खुद को, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा? अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता तो तुम इस वक्त मेरे सामने सही सलामत खड़ी नहीं होती। ऋषभ ये सब मिरर में उसकी आंखों में झांकते हुए बोल रहा था। उसने उस लड़की की बाह पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके बिल्कुल करीब झुककर उसके कान में धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे, पर ट्रस्ट में मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया जो गलत हो। और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कपड़े चेंज करते वक्त मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी और अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। अब इससे ज़्यादा सफाई की उम्मीद मुझसे बिल्कुल भी मत रखना। इतना कहकर वो मानुषी से दूर हुआ। तभी उसके कानों में डोरबेल बजने की आवाज़ आई। वो बिना मानुषी की तरफ देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गया और मानुषी खुद को मिरर में देखने लगी। उसके आंखों से एक बूंद आंसू टपक कर उसके गालों पर लुढ़क गया। जिंदगी ने मेरे साथ जो खेल खेला है उसके बाद लड़कों पर भरोसा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है मिस्टर। उसने अपने गालों पर आए आंसुओं को साफ किया। तभी ऋषभ अपने हाथों में बहुत सारे बैग्स थामे उसके पास आया और ज़बरदस्ती उसके हाथों में थमाकर बोला, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जो भी मर्जी हो उसे पहनो और मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। एंड वन मोर थिंग, जाने से पहले तुमने मेरे घर का ये जो हाल किया है ना, उसे सुधार कर जाना। इतना कहकर उसने मानुषी से अपनी नज़रें फेर लिया और वहाँ से अपने कमरे में चला गया। मानुषी कुछ पल तक वहीं खड़ी रही और खुद से बोली, हाय अमीर ज़्यादा बुरा नहीं होता मानुषी। अपने होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लिए, अमीरों को छोड़ एक मिडिल क्लास ने तेरा ऐसा हाल किया है कि तू आज अपनों से दूर किसी और के घर में खड़ी है। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट। इधर जब जिया की आंखें खुली तो उसने खुद को युवराज के मजबूत बाहों में पाया। उसे अपने पास देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छूते हुए प्यार से उसे निहारने लगी। कुछ पल युवराज को ऐसे ही देखने के बाद जिया उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी, पर कुछ सोचकर रुक गई। नहीं नहीं जिया, ये क्या कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? वो अपने सर पर हाथ मारकर बोली और उठने लगी, पर युवराज ने उसकी बाह को पकड़कर वापस से बेड पर खींच लिया और उसके ऊपर झुककर बोला, रुक क्यों गई? आप जाग रहे थे? जब इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल बीबी बाहों में हो तो कोई गधा ही होगा जो सोएगा। युवराज उसके गालों को छूकर बोला, जिस पर जिया ने उसे घूरते हुए बोला, बात क्या है? कल से देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। तो क्या रोमांस करने के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊं? क्या यार तुम भी ना हद करती हो, युवराज ने झल्लाकर गुस्से में कहा। माय डियर एक्स्ट्रा रोमांटिक खड़ूस हस्बैंड, अगर आपका रोमांस हो गया हो तो कुछ काम की बातें कर लें। जिया उसके दोनों गालों को खींचकर बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बोली। कौन से काम की बातें? युवराज अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा। कल क्या है? जिया एक्साइटेड होकर मुस्कुराते हुए पूछी। कल क्या है? कल तो वेडनेसडे है। और क्या? उसने सोचने के अंदाज में जवाब दिया। ओफो, मुझे पता है कल कौन सा दिन है, पर उसके अलावा और क्या है? अरे हाँ, याद आया, कल ना मेरे यूएसए के क्लाइंट के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है।
अच्छा किया जो तुमने मुझे याद दिला दिया, युवराज उसके गालों को चूम कर बोला। जिस पर जिया उससे गुस्से में घूरते हुए बोली, बस मीटिंग, और भी कुछ है, याद करो। और क्या है? युवराज इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगा। जिया गुस्से में उसे अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, हटो, आप ना एक नंबर के खड़ूस हो। मुझे नहीं करनी आपसे बात, आई हेट यू, हटो मेरे ऊपर से। अरे अरे सोना, पहले बता तो कल क्या है, ऐसे क्यों नाराज हो रही हो? युवराज फिर से अनजान बनते हुए बोला और जिया उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। खुद याद करो वरना मुझे जाने दो यहाँ से, वो झल्लाकर बोली और उसे अपने ऊपर से धक्का देने लगी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। ओह हाँ, याद आ गया, युवराज खुश होकर बोला और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर जिया के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। कल दादी को डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? तुम कब से मुझे यही बात बताने की कोशिश कर रही थी ना? युवराज ने जो कहा उसे सुनकर शायद जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसका तो मन कर रहा था युवराज का गला दबा दे। वो गुस्से में मन ही मन बोली, कल का दिन याद है, मीटिंग याद है, दादी को डॉक्टर के पास जाना है वो भी याद है, पर कल मेरा बर्थडे है ये याद नहीं है। अब तो मैं भी नहीं बताऊंगी, देखती हूँ खुद याद करते हैं या नहीं। और अगर इन्होंने याद नहीं किया ना तो मैं सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, बिना शादी के ही डाइवोर्स दे दूंगी। क्या हुआ सोना, क्या सोच रही हो? उसे ख्यालों में गुम देखकर युवराज ने उसे झकझोरते हुए पूछा। यही कि कैसे आपका गला दबाऊं, हटो मेरे ऊपर से खड़ूस। जिया ने गुस्से में उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में चली गई। उसके वॉशरूम में जाते ही युवराज बेड पर सीधा लेट गया और अपने बालों में हाथ फिराकर खुद से बोला, कल मेरी बेबी गर्ल के लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन हो और मैं भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? तुम मुझे इतना परेशान करती रहती हो, इस बार मुझे चांस मिला है तो इतनी आसानी से कैसे जाने दूं स्वीटू? तुम्हारा कल का सरप्राइज रेडी है, पर उससे पहले आज तुम्हें सताने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ माई लिटिल वाइफ। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।